जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम गद्य की कुछ विधाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे आत्मकथा। जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है। आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। आत्मकथा में स्वयं के अनुभव को वर्णित करना होता है। आत्मकथा में तटस्थ और निरपेक्ष रहने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। आत्मकथा के लिए आवश्यक है कि लेखक एक ऐसी आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करे जिससे वह आत्म प्रशंसा और आत्मवेदना के भाव से बच सके। आत्मकथा का उद्देश्य अपने जीवनानुभव से दूसरों को परिचय कराना होता है। जीवन के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं जो आत्मकथा में ही लिखे जा सकते हैं। आत्मकथा में रचनाकार को स्वयं का मूल्यांकन करना होता है। स्वयं अपना मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है। बनारसी दास की रचना अर्धकथा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व जिन आत्मकथाओं ने हिंदी साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है वे हैं लज्जाराम मेहता शर्मा की आप बीती, पांडेय वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, श्री राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा आदि। आप बीती में लेखक ने बहुत सजगता के साथ अपने जीवन की कुछ सीमित एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन नाम से खंडों में प्रकाशित हुई है। इस आत्मकथा में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन की कहानी कही है। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में धनहीन और साधनहीन व्यक्ति की कहानी है। चतुरसेन शास्त्री की दो आत्मकथात्मक कृतियां यादों की परछाइयां और मेरी आत्मकहानी नाम से मिलती हैं। सेठ गोविंद दास कृत आत्मनिरीक्षण में राजनीतिक गतिविधियों और असहयोग आंदोलन का इतिहास दिया गया है। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर प्रकाशित हुई है। इन कृतियों की रचना मनोवैज्ञानिक आधार पर की गई हैं। पांडेय वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर नामक आत्मकथा उत्कृष्ट रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक 4 भागों में बच्चन की आत्मकथा प्रकाशित हो चुकी है। आत्मानुभव और जीवन की घटना को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करना बच्चन की आत्मकथा की विशेषता है। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा अपनी कहानी उनके जीवन संघर्षों और शिकारी जीवन की कहानी है। राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों की भी आत्मकथा प्रकाशित हुई, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का है। जीवनी भी आधुनिक गद्य की विधा है। वस्तुतः जीवनी किसी रूप में हमारे पारंपरिक साहित्य में भी वर्तमान रही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की घटनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है। परंतु रामचरितमानस जीवनी नहीं, चरित काव्य है। उसमें लौकिक और अलौकिक कल्पना के द्वारा जीवन के उदात्त पक्षों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उसमें तथ्यों की वास्तविकता को जीवन सूत्र के रूप में उपस्थित नहीं किया गया है। जीवनी लेखक की कल्पना को कहीं न कहीं से मनमानी छूट मिलती है, लेकिन जीवनी लेखक कभी भी अगर मनमानी छूट लेकर के जीवनी लिखता है तो यह ठीक भी नहीं होता। पात्र के जीवन की वास्तविक जानकारी के आधार पर ही लेखक कल्पना द्वारा एक चित्र उकेर सकता है। जीवनी लेखक को इतिहास के घटनाक्रम और उपन्यास की रोचकता के मध्य अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। घटनाक्रम की प्रामाणिक जानकारी के आधार पर ही उसे विवेचन करना होता है। जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है। जीवनी के लेखक को उन मानवीय कमजोरियों को भी उभारना होता है जो पात्र के जीवन में है। जीवन के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप में भी प्रस्तुत करना होता है ताकि उसमें क्रम बना रहे। वस्तुतः जीवनी लेखक का कार्य अत्यंत कठिन है। जीवनी लेखन जहाँ कठिन है वहीं उसके लेखन में सतर्क दृष्टि भी परम आवश्यक है। जीवनी गद्य साहित्य का वह रूप है
जिसकी अपनी पहचान होती है और उसके स्वरूप की यही निजता उसे गद्य की अन्य विधाओं से अलग करती है। जीवनी किसी व्यक्ति जीवन का प्रभावपूर्ण और क्रमबद्ध किंतु धारावाहिक रूप में किया गया वर्णन है। देश काल और परिस्थितियों का अंकन भी चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं को पुष्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें चरित्र नायक के चरित्र का खुला वर्णन, उसके शारीरिक और बौद्धिक गुणों का परिचय, उसकी सफलताओं और असफलताओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी अपेक्षित है। जीवनी लेखक प्रायः स्वयं मंच पर नहीं आता, वह अपने को सदैव नेपथ्य में रखकर ही लेखन करता है। स्वातंत्र्योत्तर युग का जीवनी साहित्य अधिकतर राजनीतिक व्यक्तियों से ही संबद्ध है। लगभग सभी नेताओं पर जीवनी लेखन किया गया। उनकी सूची बहुत लंबी है। उन सभी साहित्य की रचना की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं। कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों की जीवनी लिखी गई जिनका हमारे साहित्य में विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार की जीवनी में प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की उल्लेखनीय कृति है। इसमें प्रेमचंद के जीवन संघर्षों को ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है। जीवनी रचना की दूसरी महत्वपूर्ण कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति निराला की साहित्य साधना है। विष्णु प्रभाकर की कृति आवारा मसीहा में शरतचंद के जीवन का वर्णन किया गया है। शरतचंद के जीवन में एक एक सूत्र को जोड़कर लेखक ने उनकी भाव यात्रा को अंकित करने का जोखिम उठाया है। इसके अतिरिक्त शांति जोशी द्वारा लिखित सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य तथा राजकमल की कृति शिखर से सागर तक उल्लेखनीय कृतियां हैं। शिखर से सागर तक में अज्ञेय की जीवनी को लिखा गया है। इस कृति में चरित्र नायक के युग संदर्भ और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। रिपोर्टाज विधा। रिपोर्टाज विधा पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है। रिपोर्ट की कलात्मक अभिव्यंजना रिपोर्टाज को साहित्यिक बनाती है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है। रिपोर्टाज में यथार्थ की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। रिपोर्टाज वर्णन में रचनाकार उत्सव, मेले, बाढ़, अकाल, युद्ध और महामारियों के सुख दुख को जनता के निकट से देखता है। रचनाकार इन तथ्यों का तटस्थ वर्णन नहीं करके उसे मानवीय संवेदना के अनुकूल प्रस्तुत करता है। जनता के सुख दुख रिपोर्टाज में आकर हृदय स्पर्शी हो जाते हैं। किसी घटना की प्रामाणिकता को सुरक्षित रखते हुए उसे संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत 1936 ईस्वी के आसपास हुई थी। 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका के लिए शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई नाम से चौहान जी का दूसरा रिपोर्टाज हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्टाज विधा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रांगे राघव का है। राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज गरीब और अमीर पुस्तकों में लेख और जर्नल में तत्व मिले हुए हैं। इसे व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र में प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती के युद्ध यात्रा में पाकिस्तान के युद्ध का वर्णन है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की उल्लेखनीय रिपोर्टाज कृति है। रेखा चित्र 1940 के बाद हिंदी साहित्य में प्रयोग का दौर शुरू हुआ। प्रयोग मात्र कविता में नहीं किए गए, प्रयोग का असर हित साहित्य की विविध विधाओं पर भी हुआ। 1940 ईस्वी के बाद साहित्यिक विधाओं के नए नए रूप सामने आए। कहानी के कथानक की संवेदनशीलता, चित्रकला के रंग रेखाओं की सूक्ष्मता, सांकेतिकता तथा संस्मरण के स्मृति तत्वों के मिश्रण से रेखाचित्र का स्वरूप निर्मित हुआ। रेखाचित्र गद्य की एक नवीन विधा है। अपनी व्यापक संवेदनशीलता और सुंदर कलात्मक शैली के कारण आज हिंदी की समस्त आधुनिक विधाओं में रेखाचित्र ने अपना एक निश्चित और विशिष्ट स्थान बना लिया है। रेखाचित्र की स्मृति में पीड़ा का बोध होता है। इस पीड़ा में बिछुड़ने की संवेदना होती है। रेखा चित्रकार जिसका वर्णन कर रहा होता है उससे अलग होने की पीड़ा और दर्द ही उसे रेखाचित्र निर्मित करने को प्रेरित करता है। श्रेष्ठ रेखा चित्रकार की कृतियों को पढ़ने पर यह एहसास और तीव्र हो जाता है। महादेव वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, राजा राधिका रमण सिंह और शिव पूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर आदि ने प्रमुख रेखाचित्रों की रचना की।
संस्मरण और रेखाचित्र में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। यदि लेखक व्यक्तित्व चित्रण तक ही स्मृति को सीमित रखता है तो वह रचना को रेखाचित्र की श्रेणी में रखी जाएगी। यदि लेखक स्मृतियों के प्रसंग को उभारने का काम करता है तो वह रचना संस्मरण कहलाएगी। संस्मरण में पूरा संदर्भ और प्रसंग अर्थवान होता है। रेखाचित्र में व्यक्ति चित्रांकन का केंद्र बिंदु होता है। स्मृति में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना होती है। यह संवेदना हमारे पूरी तरह से हमारे बोध को, हमारे हृदय को झंकृत कर देती है। संस्मरण से हमारा अतीत बोध जुड़ा हुआ होता है। अतीत का कोई मूल्यवान क्षण संस्मरण रचने को प्रेरित करता है। संस्मरण में कथा का ताना बाना सच्ची घटनाओं से बुना जाता है। संस्मरण आधुनिक गद्य विधा है। हिंदी में संस्मरण साहित्य का प्रारंभ द्विवेदी युग से होता है। सरस्वती पत्रिका के कुछ संस्मरण यदा कदा प्रकाशित हो जाते थे। हिंदी में संस्मरण लिखने का प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। सरस्वती, माधुरी, सुधा, विशाल भारत आदि में साहित्यिकों के, समाज सुधारकों के संस्मरण छपते रहते थे। संस्मरण लेखन में राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अज्ञेय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। संस्मरण और रेखाचित्र ये दोनों ही कहीं न कहीं से अतीत की स्मृतियों को पूरी तरह से उभारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं। यात्रा साहित्य मनुष्य अनादिकाल से यात्राएं करता आ रहा है। निश्चय ही इन यात्रा वृत्तांतों को वह अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को भी सुनाता रहा होगा, किंतु भारतीय साहित्य में इन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात्र भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से इन वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव वर्णन किया है। आलोचकों ने इन वृत्तांतों को निबंध विधा के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लिया है। उस समय यात्रा साहित्य के रूप में गद्य की स्वतंत्र विधा मान्य नहीं थी। भारतेंदु के बाद यात्रा वृत्तांतों के पुस्तकाकार प्रकाशन की अखंड परंपरा लक्षित होती है। इन रचनाओं में पंडित दामोदर शास्त्री कृत मेरी पूर्व दिग यात्रा, देवकी प्रसाद खत्री कृत रामेश्वर यात्रा और बदरिकाश्रम यात्रा, शिव प्रसाद गुप्त कृत पृथ्वी प्रदक्षिणा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक कृत मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा, राम नारायण मिश्र कृत यूरोप यात्रा में 6 मास आदि यात्रा वृत्त उल्लेखनीय हैं। इन यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हिंदी प्रदेश में निवास करने वाले विशाल मानव समुदाय के क्रमशः विकसित होते हुए मानसिक क्षितिज की सूचना मिलती है। मध्यकालीन संस्कारों से प्रभावित भारतीय पंडित मंडली समुद्र पार की यात्राओं का विरोध करती रही है। इन संस्कारों से मुक्त होकर जिन विद्वानों, यायावरों और परिव्राजकों ने यूरोप तथा अन्य पाश्चात्य देशों की यात्राएं की, वे निश्चय ही नए भारत की रचना करने वाले उदार और कर्मठ व्यक्ति थे। हिंदी प्रदेश में शिक्षा के विकास और अखिल भारतीय स्तर पर यातायात के कुछ जन्मजात सैलानी प्रवृत्ति के यायावर सामने आए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, अज्ञेय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भदंत आनंद कौशल्यायन, प्रभाकर माचवे, राजवल्लभ ओझा आदि अनेक साहित्यकार यात्रा प्रेमी हैं। इन साहित्यकारों ने हिंदी के यात्रा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में और रूस में 25 मास, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी कृत पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, यशपाल कृत लोहे की दीवार के दोनों ओर, अज्ञेय कृत अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कृत कलकत्ता से पैकिंग और सागर की लहरों पर, रामधारी सिंह दिनकर कृत देश विदेश, प्रभाकर माचवे कृत गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। परवर्ती लेखकों में मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, रघुवंश कृत हरी घाटी तथा धर्मवीर भारती कृत यादें यूरोप की आदि रचनाएं अधिक चर्चा का विषय हुई। इसी क्रम में निर्मल वर्मा कृत चिड़ों पर चांदनी अपने में एक सुंदर अनुभव है। इसमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त अनेक यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का जो आकलन किया गया है वह विस्मयकारी है। पिछले 20-22 वर्षों में हिंदी का यात्रा साहित्य और भी समृद्ध हुआ है। विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ा है। हमारे साहित्यकार रूस, चीन, जापान, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साहित्यकारों तथा साहित्य और कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों में अधिक
दिलचस्पी लेने लगे हैं। सांस्कृतिक यात्राएं भी अब और अधिक होने लगी हैं। इन कारणों से हमारे साहित्यकारों को विदेश भ्रमण की सुविधाएं अधिक मिलने लगी हैं। फलस्वरूप यात्रा वृत्त भी अधिक लिखे जाने लगे हैं। 1968 ईस्वी से लेकर 1990 तक अनेक उल्लेखनीय यात्रा वृत्त प्रकाशित हुए हैं। 21 पत्तियों का गुलाब, अमृता प्रीतम, मेरी यात्राएं, दिनकर, रूसी सफरनामा, बलराज साहनी, आप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र, गांधी के देश से लेनिन के देश में, शंकर दयाल सिंह, और ऐसे ही विष्णु प्रभाकर का और कन्हैयालाल नंदन का, सभी का अलग अलग भाव कहीं न कहीं से यात्रा वृत्तांत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। यात्रा वृत्तों में हम दृश्यों, स्थितियों और उनके अनुकूल प्रतिकूल लेखक की मानसिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ परिचित होते चलते हैं। इसलिए लेखक की रुचि, संस्कार, संवेदनशीलता और मानसिकता के अनुसार यात्रा वृत्तों का स्वरूप भी अलग अलग ढल जाता है। यही कारण है कि यात्रा वृत्त लेखक के साथ सह यात्रा करते हुए जिज्ञासा तुष्टि के सामान्य सुख के साथ हमें कहीं कविता, कहीं कथा, कहीं संस्मरण, कहीं चित्र दर्शन और इस तरह से तमाम रूपों के दर्शन मिलते हैं। और ऊपर जितने यात्रा वृत्तों का उल्लेख किया गया, अमृता प्रीतम का और श्रीकांत वर्मा का, इंदु जैन का, इन सब की गद्य में लिखी हुई जो कृतियां हैं वो कहीं न कहीं से कविता जैसी प्रतीत होती हैं। विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र अवस्थी, गोविंद मिश्र और रामदरस मिश्र के वृत्तों में कथा रस का पूरा आनंद मिलता है और यात्रा साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। यात्रा वृत्तांत सामान्य वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त डायरी, पत्र और रिपोर्टाज शैली में भी लिखे जाते हैं। इसलिए इनमें निबंध, कथा, संस्मरण आदि कई रूपों में हम का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। संस्मरण और रेखाचित्र। संस्मरण और रेखाचित्र एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाएं हैं। इनका विकास आधुनिक हिंदी गद्य की विशेषता है और संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं उन्हें वह शब्दांकित कहता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। संस्मरण में विषय और विषयी दोनों ही रूपायित होते हैं, इसलिए इसमें स्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता, वह अपने स्व का पुनः सर्जन करता है। रेखाचित्र में भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। रेखाचित्र में रेखाएं बोलती हैं। जिस प्रकार कुछ थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके रेखाचित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता को उभार देता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषता के साथ सजीव कर देता है। रेखांकन करते समय वह अपने को तटस्थ रखने की चेष्टा करता है, वस्तु को ही महत्व देता है, विषय को ही रूपायित करता है। जब कभी उसकी तटस्थता भंग होती है तो रंगों की चटक में रेखाएं डूब जाती हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में सामान्यतः भेद करना कठिन है। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा भी है कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के संबंध में लिखा है, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अनंत अंधकार के अंश हैं। परंतु मेरी निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रखती है। संस्मरण और रेखाचित्रों के इस नैकट्य के कारण ही प्रायः दोनों की चर्चा एक साथ की जाती है। हिंदी में यूँ तो पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग से सफल संस्मरणों की परंपरा का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है, किंतु अधिक कलात्मक और सजीव संस्मरण द्विवेदी युग के बाद ही लिखे गए हैं। इस प्रसंग में श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा, महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी मेरा परिवार, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत हमारे आराध्य संस्मरण और रेखाचित्र, राम वृक्ष वेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें, प्रकाश चंद्र गुप्त कृत मिट्टी के पुतले तथा पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, शिव पूजन सहाय कृत वे दिन वे लोग, माखनलाल चतुर्वेदी कृत समय के पाँव, सेठ गोविंदास कृत स्मृति कण, विष्णु प्रभाकर कृत जाने अनजाने, जगदीश चंद्र माथुर कृत 10 तस्वीरें,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत भूले हुए चेहरे आदि कृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। इन कृतियों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में जब तब अनेक नए लेखक रेखाचित्र लिखते रहते हैं। विशाल भारत ने शहीद अंक निकालकर शहीदों पर बहुत से रेखाचित्र एक साथ प्रस्तुत किए हैं। रेखांकन व्यक्ति के बाह्य आकार प्रकार एवं उसके आंतरिक प्रवृत्ति वैशिष्ट्य दोनों का ही हो सकता है। रेखांकनकर्ता साहित्यकार की दृष्टि जहाँ रम जाएगी, जहाँ वह अपने लिए कुछ पाएगी जो उसे रुचेगा, उसका मन जिसका चयन करेगा या वर्ण करेगा वह उसे ही अंकित करना चाहेगा। रेखा चित्र में वस्तुपरकता प्राधान्य होने के कारण रूपायित करने वाला शब्द विधान वस्तु चेतना को बिंबित करने में समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुर